वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में बातें करने वाले हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस एक ऐसे थिंकर है जिनके थ्योरीज हमारे आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। जब आप इनके थ्योरीज को पढ़ोगे तब आप आपके सोसाइटी के साथ इसको रिलेट कर सकोगे। हमारी सोसाइटी में जो कंज्यूमरिज्म चल रहा है, जिस तरीके का हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा रहा है, सारी चीज़ें आप ये सारी उनके थ्योरीज में, हर्बर्ट मार्क्यूस के थ्योरीज में देखोगे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर थ्योरी है वन डायमेंशनल मैन। इस थ्योरी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी द ग्रेट रिफ्यूजल, रिप्रेसिव टॉलरेंस, इरोज एंड सिविलाइजेशन, ये सारे थ्योरीज के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम सिस्टमेटिकली सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हर्बर्ट मार्क्यूस के जो थ्योरीज है, इनको समझने के लिए थोड़ा अच्छी तरीके से हमें क्रिटिकली चीज़ों को सोचना होगा। हमारी सोसाइटी के साथ इसको रिलेट करके हमें आगे बढ़ना होगा। हर्बर्ट मार्क्यूस का जन्म 1898 में हुआ था और इनका डेथ 1979 में। ये एक जर्मन अमेरिकन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट थे। इनके थ्योरी से बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के साथ रिलेट करके हमें थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं। हमारा रियलिटी किस तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते हैं। अब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले लोग हैं, ये बेसिकली मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको अपडेट करते हैं। हमारे 20th सेंचुरी में जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी है, उसको वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मार्क्सिज्म किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर वो लोग जोर देते हैं। अब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले लोग हैं, ये लोग कार्ल मार्क्स के कैपिटलिज्म का जो थ्योरी है और सिगमंड फ्रॉयड का साइको एनालिसिस का थ्योरी है, ये दोनों को मिक्स करके हमारी एडवांस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्ल मार्क्स ने हमारी सोसाइटी के बारे में एक प्रेडिक्शन की थी। उनके हिसाब से हमारी सोसाइटी में दो ग्रुप्स थी, एक था बोर्जुआ, दूसरा था प्रोलेटेरिएट, यानी कि वर्किंग क्लास और ओनर क्लास। ये जो दो ग्रुप्स है, यहाँ पर वर्किंग क्लास के जो लोग हैं वो एक वक्त पर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा और वो लोग रिवॉल्ट करेंगे और रूल उनके पास, वर्किंग क्लास के पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। लेकिन हम रियलिटी में देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो प्रेडिक्शन है ये सही नहीं हुआ था। इस तरीके का कोई रिवॉल्यूशन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसी चीज को, कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, क्यों रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसी चीज को वो लोग अपडेट करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले लोग इसी कॉन्सेप्ट को अपडेट करके उनके जो थ्योरीज है उनको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों मार्क्स का प्रेडिक्शन गलत हुआ था और किस तरीके का चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिल सकती है आगे जाकर, ये सारे चीजों के बारे में वो लोग बात करते हैं। इनमें से हर्बर्ट मार्क्यूस एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जो हेगल के डायलेक्टिकल मेथड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, इसके द्वारा सोसाइटी में किस तरीके का चेंज का पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब अगर हम हर्बर्ट मार्क्यूस की इंपॉर्टेंट बुक की बात करें, इनके बुक्स का नाम अगर आप अच्छी तरीके से थोड़ा देखो तो उनके थ्योरीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। हर्बर्ट मार्क्यूस का जो पहला इंपॉर्टेंट बुक है वो है रीजन एंड रिवॉल्यूशन। ये बुक उन्होंने हेगल से इंस्पायर होकर लिखी थी। सोशल थ्योरी का राइज किस तरीके से होता है, इसके बारे में वहां पर लिखा गया था। नेक्स्ट है इरोज एंड सिविलाइजेशन। इरोज एंड सिविलाइजेशन बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड का जो साइको एनालिसिस का थ्योरी है, इसको उन्होंने हमारी सोसाइटी में अप्लाई करने की कोशिश की थी और इसी के बारे में इरोज एंड सिविलाइजेशन लिखा गया है। नेक्स्ट जो बुक है वन डायमेंशनल मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज प्रोवाइड की थी कि हमारे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में लोगों का आइडियोलॉजी को किस तरीके से शेप की जा रही है, लोगों के थॉट प्रोसेस को किस तरीके से चेंज किया जा रहा है, ये वो बताते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेसिव टॉलरेंस, फिर आता है काउंटर रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्ट, द एस्थेटिक डायमेंशन। तो ये सारे बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब जब हम आगे जाकर हर्बर्ट मार्क्यूस को पढ़ेंगे तो ये सारे बुक्स का नाम थ्योरी के फॉर्म में हमारे सामने आएगी।
तो पहला जो थ्योरी है वो है हर्बर्ट मार्क्यूस का वन डायमेंशनल मैन। ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली आपको वन डायमेंशनल मैन थ्योरी को पूछा जाता है और इससे ही ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर्बर्ट मार्क्यूस का वन डायमेंशनल मैन जो थ्योरी है उन्होंने अपने बुक वन डायमेंशनल मैन में दिया था। अब ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है हमारे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। हमारा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों तरीके का ही सोसाइटी देखते हैं, लेकिन दोनों तरीके का सोसाइटी में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जो हमारा वो मॉडर्न सोशल सिस्टम है, यहाँ पर लोग एक अलग तरीके का सोसाइटी में जीते हैं। हम अगर पुराने जमाने की बात करें, पुराने जमाने के सोसाइटी में क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे, वो लोग हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। वो लोग जिस तरीके का फोर्स अप्लाई करते थे कि आपको इस तरीके का काम करना ही होगा, उस हिसाब से लोग एक्ट करते थे। तो यानी कि उस जमाने में हम देखते हैं कि लोग ओवर्ट फोर्स के ऊपर ज्यादा जोर देते कि आपको करना ही होगा, इस तरीके का चीजें आपके ऊपर अप्लाई किया जाता था और सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग चलती थी। लेकिन हम क्या आज के जमाने में वो सारी चीजें देखते हैं? मॉडर्न सोसाइटी में इस तरीके का ओवर्ट फोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा अंडरलाइंग डोमिनेंट स्ट्रक्चर देखते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। लोग उस सिस्टम से बाहर निकलकर नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जहां पर लोग कॉन्फॉर्मिटी करते हैं, यानी कि लोग अपना मत प्रोवाइड करते हैं। लोग इस एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर आज के ज़माने में हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। लोग क्रिटिकली सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर लोग सोसाइटी के स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। जो डोमिनेट स्ट्रक्चर है उसी को सही मानकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे कि हमारा जो सोसाइटी चल रहा है या फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग हैं। वो लोग जिस तरीके से हमारे आइडियोलॉजी को शेप कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आइडियोलॉजी क्रिएट हो रहा है। हम सभी आजकल कंफर्टेबल होकर हमारे घर में बैठना पसंद करते हैं। हम रिवॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं। हम इतना ज्यादा क्रिटिकली चीजों को नहीं सोचते हैं और इंडिविजुअल्स जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में एडजस्ट होकर आगे बढ़ते रहते हैं। यहां पर हमारा एक अलग तरीके का फोर्स देखने को मिलता है जो डायरेक्टली हमारे ऊपर फोर्स ना क्रिएट कर भी हमारे सोशल सिस्टम को चला रहा है। अब यहां पर जो वन डायमेंशनल मैन है, वन डायमेंशनल मैन कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना है कि जो हमारी सोसाइटी है, इस तरीके का जो सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर को मानकर ही चल रहा है, इसको आइडियल मानकर आगे बढ़ रहा है, यहां पर हमें वन डायमेंशनल मैन देखने को मिल रहा है। वन डायमेंशनल मैन वो सारे लोग हैं जिनका थॉट या फिर एक्शंस एंटायरली प्रिवेलिंग सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारे सोशल सिस्टम जिस तरीके से हमें चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनका थॉट प्रोसेस और एक्शंस गाइडेड होते हैं। यहाँ पर ना ही उनके पास इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, ना ही वो लोग क्रिटिकली थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर वो लोग ऑपोजिशनल यानी कि ऑपोजिशन में रहकर कोई पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो वन डायमेंशनल मैन हो चुके हैं। एक ही डायमेंशन में उनका सोच है। वो लोग डाइवर्स तरीके से नहीं सोच सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हम ज्यादातर क्या फोकस करते हैं? हम एक ही डायमेंशन में हमारा सोच रखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब को हम टारगेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। हमारे गवर्नमेंट जिस तरीके से हमारे दिमाग में बैठा देती है कि ये ही जॉब आपके लिए सही है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते रहते हो, लेकिन आपके आसपास जो बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज है, इस जॉब के अलावा भी जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आप सोचते नहीं हो। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो वन डायमेंशनल हो चुका है। तो यही कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वन डायमेंशनल मैन, जहां पर सिर्फ आप एक ही डायमेंशन में सोचोगे। आपके यहां पर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में आप क्रिटिकली नहीं सोच पाओगे। आपके पास इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस नहीं होगा और ऑपोजिशनल पर्सपेक्टिव आप प्रोवाइड नहीं करोगे।
वो लोग जो वन डायमेंशनल मैन लोग हैं, वो लोग वर्ल्ड को एज इट इज कोई क्वेश्चन करे बगैर आगे बढ़ते रहते हैं, उसी स्ट्रक्चर को सही मानते हैं। लेकिन जो हमारा रियल फ्रीडम है, जो एक्चुअल फ्रीडम है, उसके बारे में वो लोग बात नहीं करते हैं। हमारी सोसाइटी में आज हमें एक्चुअल फ्रीडम नहीं मिल रही है। हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि कंज्यूमरिज्म का एक सिस्टम चल रहा है कि आपको जो भी चीजें प्रोडक्ट बेची जा रही है वो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपना थॉट प्रोसेस क्रिएट कर लेते हो। आपके पास एक्चुअल में फ्रीडम नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपके पास फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास सिलेक्ट करने का भी फ्रीडम नहीं है। ये चीजें हम आगे जाकर और भी डिटेल में समझेंगे। अब वन डायमेंशनल मैन जो थ्योरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। वन डायमेंशनल थिंकिंग, न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कंज्यूमरिज्म एंड फॉल्स नीड्स, टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी, द ग्रेट रिफ्यूजल। ये सारे फीचर्स हमें वन डायमेंशनल मैन में देखने को मिलता है। अब ये सारे चीजें एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है वन डायमेंशनल थिंकिंग। वन डायमेंशनल थिंकिंग यानी कि जो सोच है लोगों का, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो लोगों का सोचने का तरीका है, ये वन डायमेंशनल हो चुका है। यहाँ पर लोग क्रिटिकली नहीं सोच पाते हैं, लोग ऑल्टरनेटिव के बारे में इतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाते हैं। वो लोग एग्जिस्टिंग जो सोशल सिस्टम है, जिस तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से वो लोग चलते रहते हैं। अब ये जो चीजें है, वन डायमेंशनल थिंकिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हमारा थॉट प्रोसेस एक ही डायमेंशन में जा रहा है। अगर किसी को घर लेना है, वो EMI पे हो या फिर किसी और तरीके से हो, वो उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा है। हमारे एग्जिस्टिंग थिंकिंग क्यों क्रिटिकल नहीं है? ये हो रहा है हमारे डोमिनेंट आइडियोलॉजी के वजह से। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें एक डायमेंशन में ही सोचने में मदद करती है। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी की तरफ आगे बढ़ाता है। फिर हमारे पास आता है मीडिया, पॉलिटिक्स, कल्चर। ये सारी चीजें भी हमें एक आइडियोलॉजी, डोमिनेंट आइडियोलॉजी के बारे में ही बात करता है। आप देखोगे कि आजकल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है और मीडिया किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही बात कर रहा है। तो यह पर मीडिया में बहुत सारे चीजों को प्रमोट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको हमारी डोमिनेंट आइडियोलॉजी मान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, जैसे हमारे मीडिया में आईफोन को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो वहां पर लोगों का सोच है कि अगर हमारे पास आईफोन होगा तो शायद मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन असल में हमारी रियलिटी में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो हमारे ऊपर डोमिनेंट आइडियोलॉजी को थोपा जा रहा है। यहां पर हमारे जो सिटीजन्स है, सोसाइटी में जो भी सिटीजन्स है, वो लोग फैक्ट्स को, वैल्यूज को जिस तरीके से हमारे पास प्रोवाइड किया जा रहा है उसी को ही मान रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। लोग क्वेश्चन ना करके सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसका वन डायमेंशनल थिंकिंग का इफेक्ट क्या है? इसके वजह से हमारा जो डायलेक्टिकल थिंकिंग है, वो थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है। यहां पर हमारा सोच एक कॉन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग तक जा रहा है, यानी कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज में कॉन्फ्रंट कर लेते हैं। अब एग्जांपल में अगर हम देखेंगे कि हमें लगता है कि हमारा ओरिजिनली हमारी सोसाइटी में फ्रीडम हमें मिल रही है, क्योंकि हम डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फोन के बीच में चूज कर पा रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चूज कर पा रहे हैं, हम हमारे हिसाब से चीजें खरीद पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के वजह से लग रहा है कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है। लेकिन यहां पर हमने क्या कभी कंज्यूमरिज्म को क्वेश्चन किया है कि हमारे ऊपर क्यों इस तरीके का एक माइंडसेट क्रिएट करके दिया जा रहा है कि हमें इन दोनों चीजों के बीच में ही लेना है? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट कर रही है हमारे इलेक्शंस में, वो दोनों ही शायद करप्ट हो सकती है और उन दोनों के बीच में ही हमें किसी एक को चूज करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का जो चीजें है, ये हमें वन डायमेंशनल थिंकिंग में ले जा रहा है। नेक्स्ट है न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। हमारे सोसाइटी में, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक नए तरीके का सोशल कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर लोग कोएर्शन या फिर फोर्स का आजकल यूज नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर्ड थॉट प्रोसेस का यूज करते हैं।
आपके सम्मति से ही आपको यहां पर कंट्रोल किया जाता है, यानी कि आप कॉन्सेंट देते हो कि आपको कंट्रोल करने की, यहां पर आपके ऊपर फोर्स क्रिएट नहीं किया जाता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस तरीके का एक कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। अब ये न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल के क्या क्या टेक्निक्स रहते हैं। यहां पर सिटीजन को बिलीफ दिलाया जाता है कि वो लोग फ्री है, वो लोग पॉलिटिकल और कंज्यूमर चॉइस उनके पास है। फिर यहां पर जो मेटेरियल कॉन्फॉर्मिटी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जो लोग कंफर्ट है, कंफर्ट लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, इतना हद तक कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि वो लोग रिवॉल्ट नहीं करते हैं, उन सोसाइटी में हमारा अनरेस्ट नहीं आता है। यहां पर लोग इतना कंफर्ट में रहते हैं, इनफ कंफर्ट इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि सोसाइटी में हमारे रिवॉल्यूशन ना आए। नेक्स्ट है, यहां पर लोगों को एनकरेज किया जाता है ताकि वो लोग अपने आइडेंटिटी को ऑप्रेसर के साथ मिक्स कर सके, यानी कि जो लोग उनको ऑप्रेस कर रहे हैं उनके साथ खुद को रिलेट करने की कोशिश किया जाता है। तो यहां पर एक अलग तरीके का आइडेंटिटी क्रिएट किया जाता है। जो लोग ऑप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके साथ ही लोगों का आइडेंटिटी को जोड़ दिया जाता है, यानी कि हम एक ही ग्रुप के बंदे हैं, हम सभी लोग एक जैसे हैं, ये सोच एक क्रिएट किया जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यहां पर हमारे पास नैरो पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखने को मिलता है। तो ये सारे चीजों का आउटकम क्या होता है, जो लोग हैं वो इंटरनलाइज्ड हो जाते हैं हमारा एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम के साथ। हमारे सिस्टम में जो भी वैल्यूज है वो सारे चीजों को लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं और हमारी सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक नए तरीके का कंट्रोल है जो लोगों के दिमाग में नहीं रहता है कि लोग हमें डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। ये सोच ही लोगों के दिमाग में नहीं होता है। तो यहां पर लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करके यहां पर कॉन्सेंट लेके लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमरिज्म एंड फॉल्स नीड्स। अब ये चीज के साथ आप लोग आज के जमाने में डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। कंज्यूमरिज्म यानी कि यहां पर कंज्यूमर की तरह हर इंसान को ट्रीट किया जा रहा है, आपको हर चीज बेची जा रही है और फॉल्स नीड्स क्रिएट की जा रही है। यानी कि आप देखोगे कि आपके मोबाइल पे हो या फिर आपके टीवी पे हो, हर जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, जहां पर आपका क्या नीड है, आपके लिए क्या जरूरी है, वो आपको बताया जाता है। यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग टी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो चीजें आपको बेची जाएगी। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है आपके लिए, खास करके जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे खाने की चीजें हैं जो हमको बेची जाती है कि ये एसेंशियल कहा जाता है, लेकिन वो सारे चीजें हमारे लिए फॉल्स नीड्स क्रिएट करती है। ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है हमारा मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो हमारा जेन्युइन ह्यूमन वेल बीइंग है उसके बाहर भी जाकर लोगों के डिजायर को क्रिएट की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि लेटेस्ट स्मार्टफोन, हर कोई आजकल स्मार्टफोन के साथ ऑब्सेस्ड है, क्योंकि हमारे मीडिया में इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, इस तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन की ही जरूरत है। जैसे आईफोन कुछ दिनों बाद नया वर्जन लॉन्च करता है और लोगों को लगता है कि वो ही उनके लिए जरूरी है, अगर वो चीज उनके पास होगी तो उनके लाइफ बेहतर हो जाएगी। लोग लग्जरी गुड्स के बारे में बात करते हैं, यहां पर बहुत सारे अलग अलग अपडेटेड गैजेट्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉल्स नीड एक क्रिएट किया जाता है और जो कंज्यूमरिज्म है इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीजें की जाती है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, मास मीडिया कंट्रोल के द्वारा। आजकल हम देखते हैं जो मास मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इनको भी यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि इनके पास थोड़ा ज्यादा रीच होता है लोगों तक पहुंचना। इसका साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि लोग आइडेंटिटी को एक कमोडिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं, अपने कमोडिटी को ही अपना आइडेंटिटी बता रहे हैं। यानी कि लोगों के पास अगर बेहतर लग्जरी गुड्स हो, कार हो या फिर स्मार्टफोन हो, तभी वो लोग अपना स्टेटस और आइडेंटिटी को एक बेहतर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है।
यहां पर हर्बर्ट मार्क्यूज ने इसी चीज को कहा था कि लोग आजकल अपनी कॉमोडिटी के साथ अपने खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि मेरे पास क्या फोन है ये डिसाइड करता है कि मैं कौन हूं। मेरा रिकॉग्निशन ही है मेरा जो कॉमोडिटीज है, मेरे एसेट के साथ मैं खुद को लिंक करता हूं। इसके साथ साथ हम कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट भी यहां पर देखते हैं। जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो लोग धीरे धीरे हमारी सोशल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होते रहते हैं। यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन का चांसेस है ये दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि वर्किंग क्लास के लोगों को भी हमारी सोसाइटी में जो कंज्यूमरिज्म है, फॉल्स नीड्स है, ये सारे चीज़ों में इंटीग्रेट की जा रही है। और अगर उनको कंफर्टेबल चीज़ें मिल जाती हैं तो ही लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रगल को रिप्लेस किया जाता है मटेरियल सेटिस्फैक्शन के साथ कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा जिंदगी आराम से चल रही है, तो यहां पर रिवॉल्यूशन की क्यों जरूरत है, पॉलिटिकल स्ट्रगल की क्या जरूरत है। इस तरीके का सोच एक क्रिएट की जाती है। हमारे आजकल के जमाने में हमें एक टोटली एडमिनिस्ट्रेट सोसाइटी देखने को मिलता है। टोटली यानी कि हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को यहां पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है, हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस टोटली एडमिनिस्ट्रेट सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जहां पर आपके लाइफ वर्क से लेकर लेजर, थॉट, कल्चर, सारे चीजों को शेप की जाती है, सारे चीजों को शेप की जाती है हमारी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि सारे चीज़ों को लोग देख रहे हैं। जैसे अगर आपका स्मार्टफोन की बात करो, आप अगर आपके स्मार्टफोन के सामने बैठकर किसी चीज़ के बारे में बात करते हो तो वो लोग उस वॉइस को रिकॉग्नाइज करके नेक्स्ट जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एडमिनिस्टर किया जा रहा है 24/7। आपके लाइफ के हर चीज़ को, हर थॉट प्रोसेस को वो लोग सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें एडमिनिस्टर करके हमें वो सारे चीज़ों के बारे में बातें बताई जाती है या फिर वो सारे चीज़ें खरीदने में हमें मजबूर किया जाता है। अब ये टोटली एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में बढ़ावा नहीं है, यहां पर सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं की जाती है। ये टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी में हमारे मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और हमारी बिहेवियर को भी यहां पर शेप किया जाता है। हमारे प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन सारे चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। हम काम करेंगे, यहाँ पर हमारा लेजर वर्क किस तरीके का होगा, सारे चीज़ों को आजकल इन्फ्लुएंस किया जाता है। यहाँ पर हमें फ्रीडम प्रोवाइड की जाते हैं, वोटिंग का, फ्री स्पीच के बारे में बात की जाती है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल चॉइसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिलती है? टोटली एडमिनिस्ट्रेट सोसाइटी हमें एक लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करता है जहां पर हम फ्री नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो अनफ्री है। यहाँ पर एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिलती है, जो हमारे कंफर्ट के जरिए हमारी चीज़ों को वायोलेट की जाती है। हम कौन सी चीज़ को अचीव करेंगे, हमारे लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है, सारे चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जाती है। हमें बताया जाता है कि ये चीज़ सही है। वो सारे एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमारे ऊपर एक अलग तरीके का कॉन्शियसनेस क्रिएट की जाती है। तो टोटली एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी में हमारे दिन के शुरुआत से लेकर आखिर तक हम क्या चीजें कर रहे हैं और आगे जाकर क्या चीजें करने वाले हैं, हमारा अचीवमेंट गोल, सारे चीजों को लोग अपने हिसाब से शेप कर रहे हैं। तो टोटली एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी में हमें सारे चीजों में एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। अभी तक हमने वन डायमेंशनल मैन थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ ली है। अब हम देखते हैं द ग्रेट रिफ्यूजल के बारे में। द ग्रेट रिफ्यूजल में हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा था कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में रिवॉल्ट आ सकती है। मार्क्यूज बिलीव करते हैं कि जो हमारी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो वर्किंग क्लास है, वो आज भी हमारी सोसाइटी में एब्जॉर्व नहीं हुई है। इतना ज़्यादा एब्जॉर्व ना होने के वजह से उनके पास अभी भी चांसेस है कि वो लोग, जो मार्क्स का प्रेडिक्शन था रिवॉल्यूशन लाने का, उसके अभी तक चांसेस है। अब यहाँ पर मार्क्यूस के हिसाब से कौन से वो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं?
यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग अभी तक हमारी सोसाइटी में, कंज्यूमर सोसाइटी में फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं हुए हैं, यानी कि वो लोग अभी भी फुल्ली कंज्यूमर सोसाइटी के पार्ट नहीं बने हैं। तो वो सारे जो लोग हैं जो कंज्यूमर सोसाइटी के पार्ट नहीं है, वो लोग हमारी सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज, अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयबल जो लोग हैं, या फिर फेमिनिस्ट एंड सोशल एंड अदर सोशल मूवमेंट्स। ये सारे लोग अगर एक साथ मिल जाए तो हमारी सोसाइटी में आज भी चेंजेस आ सकती है। उन्होंने द ग्रेट रिफ्यूजल की बात की थी। द ग्रेट रिफ्यूजल यानी कि हमारे सोसाइटी में एक कॉन्शियस रिजेक्शन की बात की जा रही है। हमारा जो एग्जिस्टेंट सोशल सिस्टम है, यहाँ पर जो कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल है, डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, इसको लोग जब कॉन्शियसली रिजेक्ट करेंगे, खास करके जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड ग्रुप के जो लोग हैं, इनको जब रिफ्यूज कर देंगे, इनको जब कॉन्शियसली रिजेक्ट कर देंगे, तब हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ सकती है। हमारे सोसाइटी में रियल फ्रीडम और क्रिएटिविटी को वही लोग प्रमोट कर सकते हैं और इसी के द्वारा हमारी सोसाइटी में चेंजेस और रिवॉल्यूशन आ सकती है। ये हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना था। अब हमने वन डायमेंशनल मैन का जो थ्योरी है, इसमें बहुत सारे चीजें देख ली है। अब थोड़ा बहुत और एक दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, इनको भी हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रेसिव टॉलरेंस। रिप्रेसिव टॉलरेंस को आप लोग थोड़ा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा। हम हमारी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, सारे लोगों को टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके आइडियोलॉजीज हमारे साथ नहीं मिलते हैं। वो लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको टॉलरेट कर लेते हैं। नहीं, उसका भी हक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करे, हम अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे। तो इस तरीके का एक टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में क्रिएट होती है। जब ये टॉलरेंस का सिस्टम दिन ब दिन आगे बढ़ता रहता है, एक हार्मफुल टॉलरेटिंग सिस्टम क्रिएट होती है। यहाँ पर जो हमारा आइडियाज है वो दो लोगों के थॉट प्रोसेस से क्रिएट होती रहती है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा टॉलरेंट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हमारी फ्रीडम को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम हर किसी के चीज़ों को देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में इतना ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं। तो ये केक क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम आजकल लोगों के सारे चीज़ों को ही, सारे ग्रुप्स के लोगों को ही टॉलरेट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिबरल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूट्रल टॉलरेंस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हम हर किसी चीज़ को टॉलरेट करते रहते हैं जो हमारे ऑप्रेसिव सिस्टम को सरवाइव करने में मदद करती है। कि जो जिस तरीके का काम कर रहा है उसको उसी तरीके से करने देना चाहिए, वो अपने हिसाब से रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे। इस तरीके का एक माइंडसेट, टॉलरेंट माइंडसेट हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसके वजह से जो ऑप्रेसिव सिस्टम है ये सरवाइव करके आगे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और हम सारे चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं। इसी टॉलरेंस को रिप्रेसिव टॉलरेंस कहा जाता है। यहां पर अगर हमें रियल लिबरेशन, रियल फ्रीडम की जरूरत है तो हमें एक इनटॉलरेंट सोसाइटी क्रिएट करनी होगी। यहां पर जो मूवमेंट्स है, स्पीच है, हर कोई अपने हिसाब से यहाँ पर बातें करनी होंगी, तभी एक अलग तरीके का सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना है कि जो रिप्रेसिव टॉलरेंस है, ये यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट टॉलरेंस भी धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। अगर हमारी सोसाइटी में चेंजेस लानी है तो हमें लिबरेटिंग टॉलरेंस को बढ़ाना होगा, यानी कि लोग अपने लिबरेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी ऑप्रेसिव सिस्टम है इसके अगेंस्ट में जाकर बात करेंगे, और जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस ग्रुप है उनके चीज़ों को, जब उनके आइडियाज़ को हम प्रोमोट करेंगे, तब हमारा सोसाइटी में एक लिबरेटिंग टॉलरेंस क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर वो लिबरेटिंग टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं, इसको प्रोमोट करने के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, और रिप्रेसिव टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में के लिए खराब है, हार्मफुल है, ये हर्बर्ट मार्क्यूस बताते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है इरोज एंड सिविलाइजेशन। इरोज एंड सिविलाइजेशन थ्योरी सिगमंड फ्रॉयड के साइको एनालिसिस से लिया गया है। उनके साइको एनालिसिस के थ्योरी को हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी का जो लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, विजन है, इसके ऊपर अप्लाई किया गया था हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा। अब सिगमंड फ्रॉयड क्या बताते हैं? सिगमंड फ्रॉयड जोर देते हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, ह्यूमन
इंस्टिंक्ट्स यानी कि जो ह्यूमन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मार्क्यूज है, मार्क्यूज इस चीज को थोड़ा इतना ज्यादा इसको मानते नहीं है। यहाँ पर उनका कहना है कि हमारे सोसाइटी में कुछ रिप्रेशन की जरूरत है, कुछ ऐसे सरप्लस रिप्रेशन की जरूरत है जो हमें हमारी सोसाइटी से हमें बाहर निकाल सकती है। जो मॉडर्न सोसाइटी जो हमें कंट्रोल कर रही है, जो एक्स्ट्रा कंट्रोल कर रही है, वो सारे एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर से हमें बाहर निकालना है। सिगमंड फ्रॉइड ने सिंपली ह्यूमन इंस्टिंक्ट के बारे में बात की थी। ह्यूमन इंस्टिंक्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा सिविलाइजेशन जाएगा। लेकिन मार्क्यूज ने इसको थोड़ा चेंज करके कहा था कि हमारा एक्स्ट्रा कंट्रोल को हमें चेंज करना होगा और हमारा एक्सप्लॉयटेटिव जो स्ट्रक्चर्स है इसको इससे हमें बाहर निकलना होगा। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट की बात की थी हर्बर्ट मार्क्यूज ने, जैसे इरोस यानी कि हमारा क्रिएटिव और लाइफ एफार्मिंग इंस्टिंक्ट, फिर आता है थेनेटोस डेथ इंस्टिंक्ट, सरप्लस रिप्रेशन, कंट्रोल बियॉन्ड व्हाट्स नेसेसरी फॉर बेसिक को एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारे यहाँ पर सरप्लस रिप्रेशन प्रोवाइड की जा रही है। जो हमारे लिए ज़रूरत है उसके बाहर भी हमारे दिमाग में एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी क्रिएट की जा रही है कि हमारे लिए और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए कार ज़रूरी है, हमारे लिए स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लग्जरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। इस तरीके का एक सोच को कहा जाता है सरप्लस रिप्रेशन। और आखिर में आता है नॉन रिप्रेसिव सिविलाइजेशन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट मार्क्यूज ने आखिर में कहा था कि नॉन रिप्रेसिव सिविलाइजेशन क्रिएट की जानी चाहिए। अगर ये क्रिएट होता है तभी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। यहां पर नॉन रिप्रेसिव जो सिविलाइजेशन है ये बेसिकली हमारा एक फ्यूचर का सोसाइटी है, फ्यूचरिस्टिक एक सोसाइटी है जहां पर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि लोगों का काम रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोगों का जो नीड्स है वो भी दिन ब दिन कम होती जाएगी। लोग रियली आप जाकर लिबरेट हो जाएंगे, लोगों को रियली फ्रीडम मिलेगा और जो लोगों का इंस्टिंक्ट है यानी कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो उनका फुल्ली एक्सप्रेस हो सकेगा। यानी कि हम जो चीज़ों के बारे में आजकल ज़्यादा ओवर ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को हम साइड में रखकर हमारी रियल फ्रीडम लिए रियल लिबरेशन के बारे में बात की जा सकती है। यहाँ पर इरोस, थेंटोस, सरप्लस रिप्रेशन, ये सारे चीजें जो है ये सारी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूज और आखिर में नॉन रिप्रेसिव एक सिविलाइजेशन क्रिएट करने के ऊपर जोर देते हैं। अब ये इरोज एंड सिविलाइजेशन का जो थ्योरी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पर एक हर्बर्ट मार्क्यूज ने लिबरेशन का साइको एनालिटिकल एक विजन हमें प्रोवाइड किया था जहां पर आर्ट, प्ले, क्रिएटिविटी ये सारी चीजें डोमिनेशन को रिप्लेस करेगी। यानी कि हम अपना खुद के फ्रीडम, इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर का जो फ्रीडम है इसके बारे में वो बात करते हैं, जोर देते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे चीजें समझी है। अब इसका प्रेजेंटली हमारे आज के करंट वर्ल्ड में क्या रिलेवेंट है ये भी हमें थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर हर्बर्ट मार्क्यूज ने कौन से चीजों को क्रिटिसाइज किया है। हम यहाँ पर हमारे आज के सोसाइटी में देखते हैं डिजिटल कंज्यूमरिज्म। हमारे डिजिटल चीजों के द्वारा हमारे ऊपर एक फॉल्स नीड्स क्रिएट की जा रही है, जैसे सोशल मीडिया हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो। ये सारी चीज़ों के द्वारा हमारे यहाँ पर एक फॉल्स नीड्स क्रिएट की जा रही है। आप देखोगे कि आप जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन खोलते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपको ओवर ग्लोरीफाई करके आपको खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है कि ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, लेकिन असल में ओरिजिनली ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। तो डिजिटल कंज्यूमरिज्म को ये क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आता है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। यहाँ पर हमारे टोटली एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे हर बिहेवियर को यहाँ पर मॉनिटर और शेप किया जाता है। हमारी लाइफ को टोटली कंट्रोल किया जाता है। हम क्या खरीदेंगे, हमारा घर कैसा होगा, हम कौन सी चीज़ को खाएंगे, ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर टोटली एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। आजकल पॉलिटिकली हमारे पास चॉइस कम हो चुकी है। यहाँ पर 2 या फिर 3 ग्रुप्स के बीच में हमें चूज करना पड़ता है। अगर हमें ये ग्रुप्स पसंद नहीं है, फिर भी इन्हीं में से ही हमें कुछ चूज करना होगा। तो इस वजह से एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम तैयार होता है जहां पर डिबेट का चांसेस कम बन जाती है, क्योंकि ग्रुप से कम है, लोग अपना रियल फ्रीडम के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। ये जो कंज्यूमर कल्चर है, इसके वजह से हमारा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज क्रिएट हो रही है जो हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही है। अब यहाँ पर हार्बर्ट मार्क्यूस ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात की थी, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स से हम किस तरीके से बाहर आएंगे, कौन सी चैलेंजेस से हमें ओवरकम करना है, वो सारे बातों के चीज़ों के बारे में भी हार्बर्ट मार्क्यूस बताते हैं। तो यहाँ पर हमें डायलेक्टिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा। यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है, वहाँ पर हमें अगर क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान बन जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे हर चीज़ का बारे में कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ ज़रूरी नहीं है, जब हम क्रिटिकली सोच पाएंगे तो हम एक नॉर्मल सिस्टम में इंक्लूड हो सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा जो ट्रू नीड्स है, इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी हमें फॉल्स नीड्स प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारा जो ट्रू नीड्स है जैसे फ्रीडम, क्रिएटिविटी, लव, कम्युनिटी, ये सारे चीज़ों के ऊपर हमें जोर देना है। यहाँ पर अगर हमें लिबरेशन लेना है, अगर हमें ट्रू लिबरेशन चाहिए तो हमारा जो कंफर्ट है इसको हमें रिजेक्ट करना होगा। यानी कि जो हमें आराम प्रोवाइड की जा रही है, एकदम सिंपल आराम से ही हम खुश हो जाते हैं, उससे खुश ना होकर उसको रिफ्यूज करके हमें लिबरेशन के लिए लड़ाई करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनमें हमें इंटीग्रेट होना चाहिए और ये जो 1 डायमेंशनल सिस्टम है इससे बाहर निकलकर हमारी सोच को, थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट डे में हार्बर्ट मार्क्यूस का जो थ्योरी है ये बहुत ही रिलेवेंट है। ये हम खुद से, अपने आप से इसको जोड़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने हार्बर्ट मार्क्यूस का बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा है। यहाँ पर उन्होंने 5-6 बुक्स भी लिखी है। इन बुक्स को भी थोड़ा याद रखिएगा। इनके फुल जो नेम है, यानी कि जो नाम है, नाम के साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दी गई है उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन से बुक में कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बोला गया है ये भी पूछा जा सकता है और ईआर वाइज भी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हार्बर्ट मार्क्यूस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं भी है, जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हार्बर्ट मार्क्यूस का कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना पड़ता है। आज के इस क्लास में मैंने हार्बर्ट मार्क्यूस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। मेरे ओर से मैंने एफर्ट लगाया है कि बहुत सारे नोट्स अटैच करके आपको चीज़ों को समझाऊं। आशा करता हूं चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी है। अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे क्लासेस आप लोगों को किस तरीके से लग रहे हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास की भी ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर टोटल गाइडेंस मिलती है। यहाँ पर फ्री में ही सारे क्लासेस मैंने करा के रखा है। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।